ऑफ पॉलीमर्स। और इस लेक्चर में हम पेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और हमारे पास दो पेंडिंग टॉपिक्स है पॉलीमर्स चैप्टर में, दैट इज रबर्स एंड नंबर सेकंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबर्स के बारे में। ठीक है ना, रबर जो है वो हमारे पास दो तरीकों के होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेचुरल रबर, दूसरे को हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। ठीक, तो नेचुरल रबर इज सिंपली वो वाला रबर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, जो हमें रबर ट्री से ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो नेचुरल रबर जो है उसको हम रबर ट्री से हासिल करते हैं। रबर ट्री के बार्क पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है और उसके बार्क के थ्रू एक वाइट कलर का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो ड्रिप इन होना स्टार्ट होता है और उसको कलेक्ट किया जाता है पॉट्स के अंदर। ठीक है, ये मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल होता है ये बेसिकली एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इट्स ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर। ठीक, और इस रबर को जब हम हासिल करते हैं, इसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसी रबर को हम नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ नेचुरल रबर जो होता है ये एक इलास्टोमर होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है और इस रबर को अगर हम फोर्स अप्लाई करके इसको खींचते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से कई गुना अपनी लेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक, और जैसे ही हम फोर्स को छोड़ देते हैं ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को या ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है। ठीक, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इलास्टोमर्स के अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और कुछ वहां पे मतलब क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्रॉस लिंक्स इसको वापस खींचते हैं। ठीक, बिल्कुल वैसे ही नेचुरल रबर भी एक इलास्टोमर होता है, इसके अंदर भी इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, इसको भी हम खींचते हैं और खींचने पे हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाता है। ठीक है ना, नाउ इस नेचुरल रबर की हमें केमिस्ट्री की बात करनी है। तो सबसे पहली चीज ये कि जो नेचुरल रबर हमें रबर ट्री से मिलता है, ठीक है ना, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। किसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? इट्स ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, सो इट्स ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पॉलीआइसोप्रीन यूनिट्स। पॉलीआइसोप्रीन यूनिट्स का बना होता है। ठीक, पॉलीआइसोप्रीन का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दे गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड, और वी कैन से दैट इट गिव्स राइज टू ए पॉलीमर, और इसी पॉलीमर को हम नेचुरल रबर का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे निकल के आता है वो ये कि केमिकली नेचुरल रबर क्या होता है। केमिकली नेचुरल रबर होता है पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, और पॉलीआइसोप्रीन मतलब ये बना होता है किनका? ये बना होता है आइसोप्रीन यूनिट्स का। ठीक, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आइसोप्रीन यूनिट्स किनको हम कहते हैं, आइसोप्रीन किसको कहते हैं? तो आइसोप्रीन के लिए आप याद रखेंगे, आइसोप्रीन बेसिकली होता है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन। अगर मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटाडाइईन, और यहां पे H के बजाय क्या चीज प्रेजेंट होती है? CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन को ही हम नाम देते हैं, वी कॉल इट एज आइसोप्रीन। ठीक, और नेचुरल रबर जो होता है वो इन्हीं आइसोप्रीन यूनिट्स का बना होता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं दिस नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, और आइसोप्रीन को जब आपने देखा तो आप डायरेक्टली अब बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि लिंकेज किस तरह का होगा, पॉलीमराइजेशन किस तरह की होगी, विल इट अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? सो डेफिनेटली योर आंसर विल बी इट विल अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, क्यों? क्योंकि आपने देखा इसके मोनोमर यूनिट के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वी कैन सिंपली से कि जो नेचुरल रबर होता है वो एक एडिशन पॉलीमर होता है। किनका एडिशन पॉलीमर होता है? आइसोप्रीन यूनिट्स का। और आइसोप्रीन किसको कहते हैं हम? 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन को। ठीक है, तो अगर हम इसकी पॉलीमराइजेशन की बात करें, मैं यहां पे दिखा सकता हूं कि ये कैसे पॉलीमराइज होगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये एक आइसोप्रीन दिखाया, CH सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH3, दूसरा आइसोप्रीन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2,
दिस इज वन आइसोप्रीन, दिस इज अनदर आइसोप्रीन। मैं यहां पे दिखाऊंगा कि यहां पे बेसिकली अटैक कैसे होगा और फाइनली जो हमारा पॉलीमर होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक, देखिए यहां पे बिल्कुल वैसी एडिशन रिएक्शन होगी जैसे हमने पॉलीइथीन में दिखाया था, यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। दिस इज CH2, सो ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो जब इसने इसके ऊपर अटैक किया, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड को भी ब्रेक होना है और ये डबल बॉन्ड यहां की तरफ शिफ्ट होगा। जब ये डबल बॉन्ड यहां की तरफ शिफ्ट होगा, इस डबल बॉन्ड पे भी असर पड़ेगा क्योंकि अब यहां पे वैलेंसी 5 हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड जो है ये आगे ब्रेक हो जाएगा, आगे से लिंक करेगा। ठीक है, तो जरा देख लीजिए, अगर आप देखें यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा ओवरऑल। जब इस कार्बन की बात हमने की, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास कितने बचे, 3 ही बॉन्ड्स बचे। इन 3 बॉन्ड्स का मतलब इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो व्हाट विल हैपन, इसका नजदीक वाला डबल बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है ये अभी भी एक वैलेंसी इसके पास कम है जिससे ये दूसरे के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखें यहां पे पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये यहां से भी बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद डबल बॉन्ड CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 इस CH2 के साथ लिंक हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम दिस डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, नाउ अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पे रिपीटिंग यूनिट कौन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक यही रिपीट हो रहा है। ठीक, यू कैन फाइंड इट आउट, यहां से लेके यहां तक जो यूनिट है यही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वाला ये देख लीजिए, नेक्स्ट आपका यूनिट ये रिपीट हो जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 एंड इसी तरीके से नेक्स्ट मोनोमर जो होगा वो भी यही होगा, नेक्स्ट मोनोमर जो होगा वो भी यही होगा। ठीक, तो इन जनरल अगर मैं इसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर बताऊं तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, देन इट विल हैव CH2 single bond CH, then it will have a double bond CH3 and then single bond CH2। ये इधर से भी कंटिन्यू करेगा, इधर से भी कंटिन्यू करेगा और यही n टाइम्स रिपीट होगा एंड बेसिकली दिस विल बी आवर व्हाट वी विल बी कॉलिंग एज पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन हमारा यही होगा। ठीक है, और इसी को हम क्या नाम देंगे, दैट इज आवर नेचुरल रबर। ठीक है, तो नेचुरल रबर हमारा क्या होता है असल में, इट इज ए पॉलीआइसोप्रीन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर नेचुरल रबर। ठीक, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, आइसोप्रीन यूनिट्स का। आइसोप्रीन क्या होता है, 2-methyl ब्यूटाडाइन। वेरी सिंपल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इज कि इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन की ज्योमेट्री कैसे होती है। ठीक, जरा यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप इस कार्बन की बात करें और इस कार्बन की बात करें, यहां पे क्या चीज प्रेजेंट है, यहां पे है ना एक डबल बॉन्ड, और बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जहां कहीं भी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की चांसेस होते हैं, प्रोवाइडेड उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में ए बी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, आई होप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस। ठीक, तो जरा आप इसकी बात करें, इस डबल बॉन्ड की बात करें, इस डबल बॉन्ड में कार्बन के पास क्या लगा है, H, और कौन सा ग्रुप, CH2, A एंड B। यहां पे देखिए CH3 एंड CH2, दैट मींस यहां पे एक CH2, यहां पे एक CH2, यहां पे CH3, यहां पे H। ठीक है, नाउ इसको एग्जिस्ट होने के दो तरीके हैं, इसके एग्जिस्ट होने के दो तरीके हैं, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी प्रेजेंट इन द सिस फॉर्म और इट कैन बी प्रेजेंट इन द ट्रांस फॉर्म। ठीक, इसी चीज को मैं यहां पे दिखा सकता हूं, आई कैन शो इट हियर, आई कैन शो इट हियर, आप देख सकते हो, मैं यहां पे दिखा सकता हूं। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक ग्रुप लगा है H, दूसरा ग्रुप लगा है CH2 जो कि यहां से ओवरलैपिंग, यहां से बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। उसके बाद इस कार्बन की बात करें तो एक ग्रुप है इसका CH3, दूसरा ग्रुप है इसका CH2 जो यहां से ओवरऑल में रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। नाउ अगर मैं ऐसे इसको दिखा रहा हूं, सेम ग्रुप्स CH2 एंड CH2 दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इस वाले आइसोमर को आप क्या नाम देते हैं, दिस इज द सिस आइसोमर। ठीक, देयर इज अनदर चांस कि यहां पे ऐसे कुछ हो सकता है, C डबल बॉन्ड
सी ये H मैंने अपनी जगह दिखाया, ये CH2 मैंने अपनी जगह पे दिखाया, लाइक दिस, ठीक है। अब ये CH2 यहां पे भी हो सकता है, ये भी एक चांस है, एंड यहां पे CH3 होगा। नाउ यहां पे आप देख रहे हो सेम CH2 ग्रुप्स कहां पे लाई कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यू विल कॉल दिस एज ए ट्रांस आइसोमर, ठीक। नाउ इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेचुरल रबर होता है वो होता क्या है, वो होता है पॉलीआइसोप्रीन। बोला गया है कि इसमें बताइए इसका मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन, ठीक है। और आइसोप्रीन क्या होता है, ब्यूटाडाइइन। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा आइसोप्रीन होता है, इज इट सिस पॉलीआइसोप्रीन और इज इट ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक सर। यू विल रिमेंबर हियर ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नेचुरल रबर में जो ज्योमेट्री इस आइसोप्रीन यूनिट्स की जो होती है दैट इज इन द सिस फॉर्म, ठीक। सो अल्टीमेटली एक लाइन में अगर हम कहें नेचुरल रबर केमिकली क्या होता है, नेचुरल रबर इज केमिकली सिस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक। और ये जो ट्रांस वाला फॉर्म होता है इस रबर का, ये इसको नाम दिया जाता है एक और, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गट्टा पर्चा, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन जो होता है वो रबर नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड एज गट्टा पर्चा, और जो सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है वही हमारा बेसिकली नेचुरल रबर होता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया कि नेचुरल रबर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो कोलाइडल सॉल्यूशन, जो नेचुरल रबर हमें रबर ट्री से मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं होती है। क्या मतलब, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना, और वो उतना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी नहीं होता है, ठीक। और वो केमिकल्स के साथ भी रिएक्ट करके खराब हो सकता है, ठीक है। दैट मींस उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम इस नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। और क्या प्रोसेस की जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने कहा था वल्केनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। सो विल बी डिस्कसिंग व्हाट डू वी मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर या वल्केनाइज्ड रबर किसको कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, इट्स ए प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं। वी ट्रीट नेचुरल रबर विद सल्फर, सल्फर का 3 to 5% सोल्यूशन लिया जाता है, सल्फर का 3 to 5% सोल्यूशन लिया जाता है, और इसमें नेचुरल रबर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हमने की, इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। कैसे बढ़ जाती है आपको पता है, चूंकि ये एक इलास्टोमर है तो यहां पे बहुत सारे कॉइल्ड, यहां पे मतलब इसके पास होंगे बहुत सारी कॉइल्स, बहुत सारी पॉलीमर चेन्स होंगी एंड विच विल बी हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे इनके दरमियान ब्रिजेस भी हो सकते हैं, एक जगह पे यहां पे ब्रिज है, यहां पे ब्रिज है, तो अल्टीमेटली इनके पास क्या होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है ना। तो जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं, इसके अंदर चूंकि क्रॉस लिंक्स कम होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से ये ज्यादा इलास्टिक नहीं होता है, इसको वापस नहीं खींच सकता, ठीक है ना। आपने इसको एक बार, 2 बार, 3 बार स्ट्रेच किया, उसके बाद यू विल सी कि इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस लिंक्स कम है, इसको वापस फिर नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर हमें इसकी इलास्टिसिटी को, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो दैट मींस हमें इसके अंदर, चेन्स के अंदर फोर्सेस को बढ़ाना है। और फोर्सेस को कैसे बढ़ाया जाता है, बाय ट्रीटिंग इट विद सल्फर। सल्फर क्या काम करता है, सल्फर इन चेन्स के दरमियान, इन पॉलीमर चेन्स के दरमियान ब्रिजेस बना देता है, क्रॉस लिंक्स बना देता है। तो दैट मींस वल्केनाइज्ड रबर की अगर हम बात करें, वल्केनाइज्ड रबर के अंदर जो ये पॉलीमेरिक चेन्स होती है, ऑलरेडी इनके दरमियान अपने कुछ ब्रिजेस थे, 1 या 2 ब्रिजेस थे, और इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस थे। जब हमने इसको सल्फर के साथ हीट किया तो यहां पे सल्फर के ब्रिजेस बन जाते हैं, सल्फर के ब्रिजेस बन जाते हैं, सल्फर के क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। और इन क्रॉस लिंक्स के बनने की वजह से क्या होगा, इन क्रॉस लिंक्स के बनने की वजह से यहां पे इसकी एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और इसको वापस खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द केमिकल्स, ठीक। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज, इसको हम नाम देते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। सो वल्केनाइज्ड रबर किसको कहेंगे, जिसमें नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को हम एनहांस करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद सल्फर
एंड उस सल्फर के ट्रीट करने की वजह से क्या हो जाता है, सल्फाइड ब्रिजेस वहां पे बन जाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द नेचुरल रबर, ठीक। और अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करें तो इस नेचुरल रबर को हम यूज करते हैं टायर्स बनाने के लिए, इसको हम यूज करते हैं रबर बैंड्स बनाने के लिए, कुछ केबल्स बना सकते हैं इसको हम यूज कर सकते हैं इरेजर, इससे हम बलून्स भी बना सकते हैं। सिमिलरली इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है ना, ग्लव्स बनाने के लिए भी हम इस नेचुरल रबर को यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद जो हमें बात करनी है दैट इज रिगार्डिंग द सिंथेटिक रबर्स। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर किसको कहेंगे? अब सिंपल सी बात है, सिंथेटिक रबर उन पॉलीमर्स को कहेंगे जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती है? जिनकी प्रॉपर्टीज होती है वल्केनाइज्ड रबर की तरह, जिनकी प्रॉपर्टीज होती है वल्केनाइज्ड रबर की तरह, ठीक है। तो ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज किस जैसी होती है? वल्केनाइज्ड रबर की तरह होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर्स को हम सिंथेटिक रबर्स का नाम देते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट की, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इज ए सिंथेटिक रबर, ठीक। क्लोरोप्रीन का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियोप्रीन। तो यहां पे प्रीन वर्ड यूज हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल रबर जो हमारा है दैट इज आइसोप्रीन, and chloroprene or another name for it is neoprene which is a synthetic rubber, ठीक। now neoprene क्या होता है? neoprene या हम इसको पॉलीक्लोरोप्रीन कह सकते हैं या नियोप्रीन कह सकते हैं। so ये बना होता है किन मोनोमेरिक यूनिट्स का? नियोप्रीन यूनिट्स का, ठीक। now what are these neoprene units? ये नियोप्रीन यूनिट्स क्या होते हैं? ये नियोप्रीन यूनिट्स क्या होते हैं? the neoprene units are, आप इनकी केमिकल कंपोजिशन याद रखेंगे। नियोप्रीन यूनिट्स देख लीजिए आप, नियोप्रीन यूनिट्स अगर मैं फिर से बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी तक ये क्या है? दिस इज ब्यूटाडाइइन। अगर मैंने इस कार्बन पे CH3 लगा दिया तो ये क्या बन गया? आइसोप्रीन या 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन, ठीक। लेकिन अगर मैं यहां पे CH3 के बजाय क्या लगा देता हूं? क्लोरीन, ठीक है। तो आई कैन कॉल इट एज 2 क्लोरोब्यूटाडाइइन, ठीक। सो दिस इज 2 क्लोरोब्यूटाडाइइन। नेचुरल रबर में जो मोनोमर था दैट वाज 2 मिथाइल ब्यूटाडाइइन, और क्लोरोप्रीन या नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर में जो मोनोमर होता है दैट इज 2 क्लोरोब्यूटाडाइइन। बाकी वैसे ही रिएक्शन होगी, क्या होगा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर से रिएक्शन करेगा और ये यहां से रिएक्शन करेगा, ठीक। तो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस, द स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। आई विल बी शोइंग इट राइट हियर। सो दैट विल बी CH2, ये यहां से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, यहां पे डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH, ये सिंगल बॉन्ड पहले था तो अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CCl, ये डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CH2, और ये यहां से बॉन्ड बनाएगा। ये यहां पे कंटिन्यूअसली रिपीट होंगे n टाइम्स, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर दैट विल बी व्हाट विल बी कॉलिंग इट एज पॉलीक्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, एंड दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर, ठीक है। सो नियोप्रीन कहें या क्लोरोप्रीन कहें, ये बेसिकली क्या होता है? दिस इज पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। पॉलीक्लोरोप्रीन, इसमें बहुत सारे क्लोरोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज अगेन एन एडिशन पॉलीमर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं नेचुरल रबर जो है वो एक होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर, यू विल से डेफिनेटली दैट्स अ होमोपॉलीमर, बिकॉज उसमें सिर्फ आइसोप्रीन यूनिट्स का रिपीटेशन होता है। क्लोरोप्रीन क्या है? इट इज अगेन ए होमोपॉलीमर, एडिशन होमोपॉलीमर। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी एक ही तरह का मोनोमर यूनिट जो है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। क्लियर, ठीक। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द यूजेस ऑफ नियोप्रीन। इस नियोप्रीन को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्लीव्स ऑफ लैपटॉप्स, ठीक। हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग वेट सूट्स, दैट मींस विच आर रेजिस्टेंट टू द वाटर रेजिस्टेंट स्विम सूट्स जिनको हम कह सकते हैं। स्मॉल बोट्स बनाने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, और इनको बूट्स बनाने के लिए हम यूज
यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो बिल्कुल जिस तरीके से नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल रबर को जहां जहां पे यूज किया जा सकता है, टायर्स बनाने के लिए, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए, इनको भी हम वहां पे बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज वल्केनाइज्ड रबर की तरह ही होती हैं, ठीक। सो द फर्स्ट सिंथेटिक रबर इज क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन, ठीक। लेट्स टेक अ लुक एट द सेकंड वन। द सेकंड वन इज व्हाट वी कॉल एज ब्यूना एस। ऑलरेडी हमने इसके बारे में लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में भी बात की है। ब्यूना एस, ब्यूना एस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर, ठीक है ना, या इसको आप SBR के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए SBR क्या है, SBR इज ए सिंथेटिक रबर, ठीक है ना, इट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। तो नाम से ही पता चलता है ये किसका पॉलीमर होगा, स्टाइरीन का पॉलीमर होगा, साथ में ये किसके साथ कंबाइंड होगा, ब्यूटाडाइइन के साथ, ठीक। तो दैट मींस दो मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, दैट मींस इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ए कोपॉलीमर, ठीक है। तो ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता है, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2, this is your butadiene plus styrene। styrene क्या होता है, CH double bond CH, CH2 double bond CH, that means it was actually ethene। ethene में से हमने क्या किया है, हाइड्रोजन के बजाय मैंने क्या डाल दिया है, बेंजीन रिंग डाल दी है। अगेन यू कैन सी व्हाट विल हैपन हियर, यहां पे भी एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से आगे बॉन्ड बनाएगा, यहां पे बॉन्ड की कमी होगी तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ये यहां से रिएक्शन करेगा, ठीक। तो दैट मींस ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 इट विल कंटिन्यू बॉन्डिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये CH2, उसके बाद इट विल बी सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 इस CH2 के साथ लिंक होगा, CH2 इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहां से कंटिन्यू करेगा और साथ में इधर क्या लगा होगा, बेंजीन रिंग, यही यहां पे रिपीट होगा n टाइम्स, ठीक। दिस इज आवर SBR और स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर। सो स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर इज ए synthetic rubber made up of two monomeric units, styrene and butadiene, and hence we can call it as styrene butadiene rubber, or this is also known as Buna S, ठीक है। S stands for styrene, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास जो रबर है दैट्स व्हाट वी कॉल एज ब्यूना N, ब्यूना N और नाइट्राइल रबर, ठीक है। इट्स ए कंडेंसेशन, इट्स अगेन ए एडिशन कोपॉलीमर ऑफ टू मोनोमर्स, ठीक। क्या क्या, ब्यूटाडाइइन, अगेन फिर से वही ब्यूटाडाइइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर ब्यूटाडाइइन, प्लस स्टाइरीन में, ब्यूना एस में होता था स्टाइरीन, ब्यूना एन में होता है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। सो व्हाट इज एक्राइलोनाइट्राइल, फिर से देखिए बिल्कुल वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH, अभी हमने ब्यूना एस में दिखाया यहां पे बेंजीन रिंग, ब्यूना एन में होता है CN, ठीक है। इसको एक्राइलोनाइट्राइल कॉमन टर्म्स में कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। एंड दिस इज योर ब्यूटाडाइइन। सो कैन यू टेल मी द स्ट्रक्चर, नाउ यू कैन योरसेल्फ ट्राई आउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर से कंटिन्यू करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये इधर से कंटिन्यू करेगा। तो स्ट्रक्चर विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH CN, from this it will continue. So this is our Buna N, Buna N। तो आपको ख्याल रखना है, सिर्फ क्वेश्चंस किसके बारे में पूछे जा सकते हैं इसमें, आपको जितने भी अभी तक हमने एग्जांपल्स किए मोनोमर्स का ख्याल रखना है कि किस कंपाउंड के किस मतलब किस पॉलीमर के अंदर कौन सा मोनोमर यूज होता है, ये एडिशन पॉलीमर है कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें होमोपॉलीमराइजेशन हो रही है कि कोपॉलीमराइजेशन हो रही है, इन्हीं चीजों का आपको ख्याल रखना है, इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इन सिंथेटिक रबर्स के बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टीज होंगे जैसे अभी हमने बताया, इनको हम यूज कर सकते हैं टायर्स बनाने के लिए, इनको हम यूज कर सकते हैं कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए, कुछ पाइप्स बनाने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, इनको हम बूट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इनको हम सूट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट द
फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट वाज रबर्स, नेचुरल रबर्स की भी बात की, सिंथेटिक रबर्स की भी हमने बात की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसे पॉलीमर्स होंगे जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, जिनके ऊपर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एक्ट करके इनको डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस, ठीक। पॉलीथीन जो है वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है ना। बट आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक स्लोगन लगा रही है कि स्टॉप द यूज ऑफ पॉलीथीन्स। द रीजन इज दैट ऑल्दो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली जब हम देखते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होता है टू द एनवायरनमेंट बिकॉज इट डज नॉट डिग्रेड। अगर आपकी सॉइल में पॉलीथीन चला गया 100 साल के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही होगा, वो डिकम्पोज नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और आप देखते हो कि पब्लिक पार्क्स में या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे या किसी भी जगह पे रोड्स पे आप देख लीजिए, लोग जो है वो बिल्कुल मतलब कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं पॉलीथीन का, पैकेजिंग मटेरियल्स का, और उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होती है, सॉइल पोल्यूशन भी होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारे जानवर होते हैं, जो मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, तो कभी कभी वो भी उन पॉलीथीन या उन मटेरियल्स को, उन पॉलीमर्स को मतलब एनगल्फ करते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनके अंदर उनको भी फिर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। सो आपके लिए भी एक मतलब मेरा एक मैसेज है, वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ दोज पॉलीमर्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पर्टिकुलरली पॉलीथीन, ठीक है ना, सो दैट वी कैन एक्ट एज हम एक्ट कर सकते हैं अच्छे सिटीजन के तौर पे और हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स से। तो मेरे ख्याल में अब समझ में आ गया होगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स किनको कहेंगे। ऐसे पॉलीमर्स जिन पॉलीमर्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है ना, तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का नाम देते हैं, ठीक। नाउ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हमारे सिलेबस में दो है। नंबर 1 इज PHBV and number second is nylon 2 nylon 6. What is PHBV? PHBV का full form है poly beta hydroxybutyrate co beta hydroxyvalerate. That means it's a copolymer of two substances, beta hydroxybutyrate and beta hydroxyvalerate. तो सबसे पहले हम बात करते हैं PHBV के बारे में। PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं ब्यूटायरिक एसिड यानी कि जिसमें 4 कार्बन होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसी के अंदर प्रेजेंट होगा। इफ आई राइट द स्ट्रक्चर, आई कैन राइट इट लाइक दिस, CH2 ये हो गए 3 कार्बन, और यहां पे मैंने रख दिया C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सा कंपाउंड है, यू विल से दिस इज 1 2 3 4, इट इज ब्यूटेनोइक एसिड, जिसको हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। हमारा एक मोनोमर क्या है इसमें, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। आई होप कि आपको पता है अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, बीटा कार्बन किसको कहते हैं। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा होता है, ठीक। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक। तो यहां इस बीटा कार्बन के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होगी, इस बीटा कार्बन के ऊपर H के बजाय कौन सा ग्रुप लगा है, H के बजाय OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। यू कैन कॉल दिस एज अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, या यू कैन कॉल इट एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये एक मोनोमर है इसमें PHBV में, और दूसरा कोपॉलीमर विद बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड। कॉमन नेम्स है ब्यूटायरिक एसिड एंड वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, ब्यूटायरिक एसिड में 4 कार्बन है, तो वेलेरिक एसिड में 5 कार्बन होंगे, लेकिन बीटा पोजीशन पे क्या चीज होगी, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो आई कैन शो इट लाइक दिस, इट विल बी, आई विल शो इट OH CH2 CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड देन COOH. Now you can see yourself, this is your principal functional group, this is alpha carbon, beta hydroxy pentanoic acid या beta hydroxy valeric acid, इसी को हम बोलते हैं बीटा
हाइड्रोक्सी वेलरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक, नाउ अब मुझे कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है यहां पे, यू कैन योरसेल्फ आइडेंटिफाई इट कि यहां पे किस तरह की रिएक्शन होगी। ऑब्वियसली यू विल सी ये आपका COOH है, ये आपका OH ग्रुप है, तो दो फंक्शनल ग्रुप जब ऐसे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहलिक ग्रुप, व्हाट हैपेंस देयर, वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक, तो कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहां से OH, यहां से H निकलेगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगा। कौन सा लिंकेज बनेगा, यस यस शाबाश, कौन सा लिंकेज बनेगा, इस लिंकेज को हमने क्या नाम दिया है, एस्टर लिंकेज। सो कैन आई सिंपली से कि PHBV जो होगा इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलीएस्टर। ठीक है, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलीएस्टर डेफिनेटली। ठीक है ना, नाउ ये वैसे ही ये OH क्या करेगा, नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड के साथ, नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड के साथ कंडेंसेशन करेगा। यहां से ये COOH क्या करेगा, नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड के साथ कंडेंसेशन करेगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कैन आई से इट लाइक दिस कि इसमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी लाइक दिस। इस OH का क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन COOH के OH के साथ चला जाएगा तो ऑक्सीजन बच जाएगा, ये ऑक्सीजन, it will continue, then you have CH, then CH2, then C, डबल बॉन्ड O, ये वाला, ये किसके साथ लिंक होगा, इसके ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ क्या लगा है CH, यहां पे क्या लगा है C2H5, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं CH2 CH3 के बजाय C2H5, then you have CH2, then C डबल बॉन्ड O OH, इसमें से OH चला जाएगा आगे, तो ये रिपीटिंग यूनिट होगा हमारा। ठीक है, सो कैन आई आस्क यू कि बताइए जो PHBV है ये किस तरह का पॉलीमर है, इज इट ए होमोपॉलीमर और ए कोपॉलीमर? डेफिनेटली योर आंसर विल बी इट्स ए कोपॉलीमर। एंड विच टाइप ऑफ ए कोपॉलीमर? इट्स ए कंडेंसेशन कोपॉलीमर। कंडेंसेशन कोपॉलीमर ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन कोपॉलीमर ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज PHBV एंड इट इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसको कहां पे यूज किया जाता है? इसको हम यूज करते हैं इन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में हम इनको यूज करते हैं। नंबर सेकंड, इनको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्यूचर्स। ठीक है ना, तो जब कट लगता है तो उसको स्टिच दी जाती है। ठीक, तो जो वो स्यूचर होता है, वो जो थ्रेड होता है, वो इसी का बना होता है। ठीक है, इसी तरीके से इनको हम यूज करते हैं कहां पे? वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग द कोटिंग्स ऑफ कैप्सूल्स। ठीक है, तो जो दवाइयाँ कैप्सूल्स हम खाते हैं, आपने देखा होगा उसके वो जिसके अंदर वो दवाई बेसिकली होती है, वो बेसिकली आपको लग रहा होगा पॉलीथीन जैसा है। ठीक, वो असल में क्या होता है? वो यही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है PHBV, सो दैट वो हमारे स्टोमक के अंदर ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ठीक है ना, इट गेट्स डिग्रेडेड एंड वी विल कॉल इट एज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है दैट इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक, इट इज अगेन ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ 2 मोनोमर्स। ठीक, इसके मोनोमर्स क्या क्या होते हैं? दिस वन CH2 COOH NH2. Yes, you must be remembering this compound. It's an amino acid, the simplest amino acid, that is what you call as glycine. इसको आप नाम देंगे glycine. तो इसका मोनोमर क्या है? Glycine plus this one NH2 CH2 5 times COOH. याद आ रहा होगा आप लोगों को, this is your 6 एमाइनो कैप्रोइक एसिड, जो कैप्रोलेक्टम से हमने बनाया था, जिसको हमने नाइलॉन 6 पॉलीमर का नाम दिया था। ठीक है ना, सो इट इज 6 एमाइनो कैप्रोइक एसिड, 6 एमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो 6 एमाइनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन की पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बन के आता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन्स याद होगा आप लोगों को, मैंने कहा था ये पॉलीएमाइड्स होते हैं। ठीक है ना, तो एमाइड लिंकेज यहां पे डेफिनेटली बनेगा, COOH NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, एमाइड लिंकेज बनेगा, इट विल बी अ पॉलीएमाइड, इट विल बी कॉल्ड एज अ नाइलॉन। यहां पे इसका नाम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्यों कहा जाएगा? जैसे वहां पे नाइलॉन 6 कहा था, एक मोनोमर में 6 कार्बन, दूसरे मोनोमर में भी 6 कार्बन, वैसे ही
यहां पे भी इसको नायलॉन 2 नायलॉन 6 इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक मोनोमर में 2 कार्बन्स है, दूसरे मोनोमर में 5 और 1 6 कार्बन एटम्स है. दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर. ठीक, कैन यू टेल मी द स्ट्रक्चर, द ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये NH2 बताया था हमने, NH2 में से H, इसमें से OH निकलेगा तो वाटर बाहर चला जाएगा. दैट मींस इस NH2 में से भी एक H बाहर निकल जाएगा और ये NH जो है ये यहां से रिएक्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH. इसी को तो हमने एमाइड लिंकेज कहा था. देन CH2 5 टाइम्स एंड COOH आगे रिएक्ट करेगा. दिस विल बी आवर रिपीटिंग यूनिट. ये हमारा रिपीटिंग यूनिट होगा. इसी को हम क्या नाम देंगे? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. अगेन इसके यूजेस भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हमने अभी बताया. इसको स्यूचर्स में यूज किया जाता है, इवन इसको हम मतलब ग्लाउजेस बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक पॉलीमर्स. पूरा हमने इसमें एनसीईआरटी के रिलेटेड जितने भी चीजें थी वो हमने डिस्कस की. हाँ, लास्ट में एक और चीज है, दैट इज देयर आर सम अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जिनके बारे में शायद हमने भी बात नहीं की, उनके बारे में भी हम बात करते हैं. दैट इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. ठीक, ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात की है, रिएक्शंस के बारे में बात की है, उनके यूजेस के बारे में बात की है. अल्टीमेटली हम यहां पे एक जल्दी जल्दी से एक रिव्यू लेंगे. कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, पॉलीप्रोपीन. पॉलीप्रोपीन, अब आप खुद भी बोल सकते हो पॉलीप्रोपीन किसको कहेंगे हम? जिसमें बहुत सारे प्रोपीन यूनिट्स लिंक होंगे. पॉलीइथीन किसको कहा था? जिसमें बहुत सारे इथीन यूनिट्स लिंक होंगे. प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको पता है. आई कैन शो इट लाइक दिस हियर. प्रोपीन, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोपीन. ठीक है, तो यही प्रोपीन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे रिएक्ट होंगे. व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ये यहां से बॉन्ड बनाएगा. ठीक है ना, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा? इस पे एक और अटैक करेगा. तो चलिए मैं पूरा दिखा रहा हूं. आई विल शो इट लाइक दिस. दिस इज योर CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने CH3 दिखाया. ठीक है, एक और CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 मैं दिखा रहा हूं. ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये आगे से रिएक्ट करेगा. ठीक है ना, तो ओवरऑल में क्या देखने को मिलेगा आपको? CH, ये इधर से बॉन्ड बनाएगा, CH3 इसका डबल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, देन यू हैव CH3 CH2, ये इधर से आगे चलेगा. ठीक है, तो अगर आप रिपीटिंग यूनिट की बात करें, ये आपका एक रिपीटिंग यूनिट होगा, ये दूसरा रिपीटिंग यूनिट होगा, एंड इट विल गो ऑन ऑन रिपीटिशन. ठीक है ना. नाउ अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगा दैट विल बी CH CH3 CH2, इधर से भी और इधर से भी. कितने टाइम्स? n टाइम्स. दिस विल बी द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलीप्रोपीन. ठीक है, और उसी को हमने यहां पे दिखाया है. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 या नीचे दिखाइए, ये n टाइम्स रिपीट होगा. इसको कहां पे यूज करते हैं हम? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स एंड फाइबर्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजों में इनको यूज किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन, ठीक है ना, तो पॉलीस्टाइरीन भी बिल्कुल वैसे ही होगा. बहुत सारे स्टाइरीन यूनिट्स, तो अभी हमने स्टाइरीन बताया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आपका बेंजीन रिंग होगा. ठीक है, तो कैसे होगा पॉलीस्टाइरीन? ये यहां से भी बॉन्ड बनाएगा, यहां से भी बॉन्ड बनाएगा. दैट मींस CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर से भी यहां पे होगा बेंजीन रिंग लगा हुआ. यही आपका रिपीटिंग यूनिट होगा. दैट विल बी व्हाट विल बी कॉलिंग इट एज पॉलीस्टाइरीन. इसी को हम पॉलीस्टाइरीन का नाम देंगे. CH2 CH C6H5, यही n टाइम्स रिपीट हो रहा है. कहां पे यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज इंसुलेटर. इंसुलेशन के लिए हम यूज करते हैं. रैपिंग मटेरियल, ठीक है ना, चीजों को रैप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC.
ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका पॉलीमर होगा? विनाइल क्लोराइड का। व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। तो इसके रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देखी। अगर इथीन है तो पॉलीइथीन बनेगा। अगर इथीन से हमने सभी हाइड्रोजन, चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस किए 4 फ्लोरीन से, तो टेफ्लॉन बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बेंजीन से तो स्टाइरीन बनेगा, पॉलीस्टाइरीन बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया CN से तो एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। अब अगर H को रिप्लेस किया Cl से तो विनाइल क्लोराइड कहा जाएगा। विनाइल क्लोराइड से हमें क्या मिलेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC का नाम देंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा स्ट्रक्चर? ये इधर से भी लिंक हो जाएगा, इधर से भी लिंक हो जाएगा, CH2 CHCl, यहां से भी और यहां से भी। ये हमारा रिपीटिंग यूनिट होगा, दैट विल बी व्हाट विल बी कॉलिंग इट एज PVC। ठीक है, तो इस PVC को कहां पे यूज किया जाता है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स। ठीक है ना, ये PVC जो है ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसको रेन कोट्स बनाने के लिए काम में लाया जाता है। हैंड बैग्स बनाए जा सकते हैं। विनाइल फ्लोरिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने, विनाइल फ्लोरिंग्स बनाने के लिए काम में आता है, और वाटर पाइप्स बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड, तो नाम से ही पता चलता है यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो यूरिया और फॉर्म एल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से बनता होगा। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया इज NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अवर यूरिया। ठीक, फॉर्म एल्डिहाइड क्या है? C डबल बॉन्ड O H एंड H। ठीक, तो देखिए क्या होगा, यू नो इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, सॉरी इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है इसके ऊपर अटैक करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आने आ सकती है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन जो है, चलिए मैं यहां पे दिखाऊंगा, मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, NH एंड H। ठीक, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन वापस अपना बॉन्ड ब्रेक करके ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। दैट मींस ओवरऑल में हमारे पास क्या मिल जाएगा? NH2C डबल बॉन्ड O NH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये बन गया ऐसे। अब आप देख सकते हो ये आपका एक मोनोमर है, ऐसे ही दूसरा मोनोमर होगा, उस दूसरे मोनोमर का NH2 वाला पार्ट, दूसरे मोनोमर का NH2, यहां से ये वाला पार्ट यही होगा ना, फिर से दूसरा मोनोमर, इसका NH2 वाला पार्ट, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा, तो H यहां से निकला, H यहां से निकला और OH यहां से निकला, और ये NH इस CH2 के साथ लिंक हो जाएगा। दैट मींस अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर होगा, इस NH2 में से भी दूसरे के साथ H चला जाएगा, यहां पे बचेगा NH। ठीक, इधर से रिपीट, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर से रिपीट हो जाएगा। तो ये हमारा रिपीटिंग यूनिट होगा, इसको हम नाम देंगे यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड पॉलीमर। यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड पॉलीमर, ये यूरिया वाला पार्ट था, ये फॉर्म एल्डिहाइड में से CH2 ही आ गया, क्योंकि OH H के साथ रिएक्ट करके कंडेंसेशन करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेजिन। ठीक, इसको कहां पे यूज किया जाता है? यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड, ये देख लीजिए, NHCO NHCH2 n टाइम्स। ठीक, इसको हम कहां पे यूज करते हैं? फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट्स। अनब्रेकेबल कप्स और लेमिनेटेड शीट्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्लिप्टॉल। इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके रिलेटेड शायद क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लिप्टॉल। ठीक है, तो ग्लिप्टॉल किसका बना होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। ठीक है, ऐसा ही हमने एक और भी किया था, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, उसको टेरिलीन नाम दिया था, इफ यू रिमेंबर, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थैलिक एसिड। ठीक, यहां पे इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल पता है, दैट इज OH CH2OH, दिस इज योर इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। थैलिक एसिड देख लीजिए क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के COOH इधर भी, COOH यहां पे भी, इट्स अगेन ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अगर 1,4 पोजीशन पे 2 COOH ग्रुप्स है तो दैट विल बी कॉल्ड एज टेरिप्थैलिक एसिड। अगर 1-2 पोजीशन पे COOH है, इसको हम नाम देते हैं थैलिक एसिड।
थैलिक एसिड। ठीक, तो यहां पे भी कौन सी रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन होगी, और क्या कौन सा लिंकेज डेवलप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कौन सा लिंकेज डेवलप होगा, शाबाश, इट विल बी सिंपली व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो इसमें से OH, इसमें से H निकल जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बनेगा, सिमिलरली यहां से भी OH के बजाय यहां पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन, देन यू हैव CH2, देन CH2, देन O, C डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और यहां पे क्या बच जाएगा, एक और COOH जो कि C डबल बॉन्ड O यहां से बॉन्ड बनाएगा। सो दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारा रिपीटिंग यूनिट होगा, और इसी रिपीटिंग यूनिट को क्या नाम देते हैं, गिलिप्टॉल। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट कर रहा है टेरिप्थैलिक एसिड के साथ, उसको हमने नाम दिया था पॉलीइथाइलीन टेरिप्थैलेट, PET, या टेरिलीन या डेक्रोन। लेकिन अगर थैलिक एसिड यूज हो रहा है तो इसको गिलिप्टॉल का नाम देते हैं। और इस गिलिप्टॉल को कहां पे यूज किया जाता है, यू कैन सी इट, OCH2, CH2, CO, देन यू हैव लास्ट पे CO। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे अभी हमने दिखाया। इसको कहां पे यूज किया जाता है, पेंट्स और लेकर्स बनाने के काम में लाया जाता है। गिलिप्टॉल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पेंट्स एंड लेकर्स। ठीक, लास्ट पे है बेकलाइट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि ये फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। जब हम फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले हमें मतलब जो चेन्स बनती है वहां पे, पॉलीमर चेन्स जो बनती है, लीनियर पॉलीमर चेन्स, उसको नोवोलैक कहा था। और नोवोलैक को हम पेंट्स बनाने के काम में लाते हैं। लेकिन उसी नोवोलैक को अगर हम एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उन नोवोलैक चेन्स के दरमियान CH2 ब्रिजेस बन जाते हैं, और उन CH2 ब्रिजेस की वजह से वहां पे क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और वो बहुत ही क्रॉस लिंक्ड मटेरियल बन जाता है, एंड इट एक्ट्स एज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। और इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कॉम्स, एंड इसी तरीके से हम इसको यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के काम में लाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीमर्स। होप आप लोगों ने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और इसके नोट्स बनाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक, सी यू, थैंक यू।